हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे वन वे क्लासेस में स्वागत है। तो हम साइंस में टॉपिक पढ़ रहे थे अपने, क्या चल रहा था, हाँ, पीरियोडिक टेबल शुरू करनी थी। आज एटॉमिक बिहेवियर चल रहा था। एटॉमिक बिहेवियर में एक दो चीज़ें रही हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर अपने पीरियोडिक टेबल शुरू करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अगर सीधी सी भाषा में बोलूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या एटम में क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? किसी भी परमाणु का नंबर ऑफ प्रोटॉन उसका क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल 1H 2He 6E, ऐसे। ये क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हेनरी मोज़ले ने 1918 में एक पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस है। किस पर बेस है? एटॉमिक नंबर पर बेस है। इसका एक पॉइंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसके बाद में एक नया नंबर आता है जिसे बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर या द्रव्यमान क्रमांक। मास नंबर या द्रव्यमान क्रमांक वो क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। किसी भी एटॉम का मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? उसका मास नंबर होता है। उसका क्या होता है? मास नंबर होता है। जैसे 6C12, ये क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? उसका मास नंबर है। क्या है? उसका मास नंबर है। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक से क्वेश्चन आते हैं, समभारिक से तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। बट मास नंबर डिफरेंट हो। हिंदी में बोलें तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है। परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान क्रमांक भिन्न होता है। व द्रव्यमान क्रमांक भिन्न होता है। उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन के समस्थानिक से। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। 1H2, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। जैसे ट्राइटियम भी बोलते हैं। 1H2 को D2O भी बोलते हैं। 1H2 को क्या बोलते हैं? D2O। यानी कि D2O का मतलब क्या होता है? बाहरी जल। नॉर्मल वाटर को किससे लिखते हैं? H2O। अब कई बार क्यों, लास्ट सीजन में एक क्वेश्चन आया था जो लगभग स्टूडेंट का गलत था, और वो ये क्वेश्चन था कि D2O की खोज किसने की। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक पढ़ के गए बच्चे कि D2O क्या होता है? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है 1H2, उसे बोलते हैं D2O। D2O का मतलब होता है भारी जल। किसी ने नहीं सोचा था कि क्वेश्चन इस तरह आएगा कि D2O की खोज किसने की थी, यानी कि भारी जल की खोज किसने की थी?
तो बाहरी जल की खोज किसने की थी? यूरे तथा वोशबर्न ने की थी। यूरे तथा वोशबर्न ने की थी। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि क्वेश्चन इस अंदाज से पूछा जाएगा। आपसे मैं फिर पूछता हूँ, D2O की खोज किसने की थी? यूरे तथा वोशबर्न ने। किसने की थी? यूरे तथा वोशबर्न ने। D2O किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। कौन से हाइड्रोजन का? 1H2। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। 1H1 जिसे बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटेरियम। इस तरह के 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं संभारिक। संभारिक में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है और मास नंबर सेम हो जाता है। मास नंबर सेम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संभारिक। चलो, इसे क्या बोलते हैं? संभारिक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ संभारिक क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर इज सेम, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा द्रव्यमान क्रमांक समान होता है, उसे संभारिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। एकदम आसान है, सिंपल है, आप बस पढ़ते रहो। अब अपने आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों थी? पीरियोडिक टेबल जरूरी क्यों थी? पीरियोडिक टेबल इसलिए जरूरी थी कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो उनकी स्टडी हम इन फ्यूचर आसानी से कर सकें। अगर कोई भी इंसान हीलियम के बारे में जानना चाहता है तो वहाँ पर उसे मिल सकता है, कोई यूरेनियम के बारे में जानना चाहता है तो वहाँ पर मिल सकता है, यानी कि तत्वों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो, यानी कि एलिमेंट की इंफॉर्मेशन हमें आसानी से प्राप्त हो, उस लिए पीरियोडिक टेबल की खोज की गई थी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला नियम आता है डार्बेरियनर का त्रिक नियम का त्रिक नियम। एलिमेंट के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला ये वैज्ञानिक था। इसने एक सिंपल सी बात बोली कि मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ x, y, z। x प्लस z, यानी कि ये पहला तत्व हो गया, ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है और ये तीसरा तत्व है। डेफिनेशन आप खुद बताओगे, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। इस डार्विनियन ने क्या किया? 3 क्या ले लिए? एलिमेंट ले लिए x, y, z, और इसने बोला कि पहले और तीसरे तत्व के जोड़ने के बाद जो उसका औसत होगा वो दूसरे तत्व के औसत के, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा, यानी कि पहले व तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरा तत्व होगा। ये था डार्विनियन का त्रिक नियम और इसकी बनाई पीरियोडिक टेबल सबसे बड़ी असफल पीरियोडिक टेबल है। इसकी बनाई पीरियोडिक टेबल सबसे पहले असफल हुई थी क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ कुछ एलिमेंट तक ही लागू हुई, ये कुछ तत्वों तक ही लागू हुई, उसके बाद में ये पीरियोडिक टेबल असफल हुई। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, या न्यूलैंड का भी नियम बोलते हैं। न्यूलैंड ने क्या बोला? ये बड़ा संगीत प्रेमी बंदा था। इसने अपनी एक अलग ही कंसेप्ट पे चीज़ें निकाली और इसने बोला कि देखो दोस्तों, मुझे तो ये पता है कि संगीत के 7 सुर होते हैं, सारे गामा पादा निसा। कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं, सारे गामा पादा निसा। उसी तरह पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट 7वें एलिमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खाता होगा। इसने क्या बोला? संगीत के जैसे 7 सुर होते हैं, जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। ये देखो, पहला 7वें के साथ कैरेक्टरिस्टिक समान रखता है। इसी पर बेस न्यूलैंड ने बोला कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं और पहला सुर 7वें सुर के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसी तरह मेरी पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट 7वें एलिमेंट के साथ समान कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। और
इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को यहाँ तक समझा और फिर बोला कि देखो ये इस तरह हो सकती है, पर इनकी पीरियोडिक टेबल कुछ हद तक सफल भी हुई और इनकी पीरियोडिक टेबल कहाँ तक लागू हुई, कैल्शियम तक लागू हुई। कैल्शियम जो आज के कौन सा एटॉमिक नंबर पर है, 20वें एटॉमिक नंबर पर, कैल्शियम तक लागू हुई। कहाँ तक हुई, कैल्शियम तक लागू हुई। और न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो गया, फेल हो गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम फेल होने की दो सबसे बड़ी वजह है, इन्होंने उस वक्त इन्हें कितने एलिमेंट पता थे, इनके पास सिर्फ 56 एलिमेंट था। 56 एलिमेंट इनके पास कौन सा था, थोरियम। 56वां इनके पास तत्व उस वक्त था इनके पास थोरियम। और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल सिर्फ 56 एलिमेंट तक बनाकर रख दी और ये भी नहीं सोचा कि आगे फ्यूचर में एलिमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इन्होंने इस बात पर अपने आवर्त सारणी को कलाम दिया कि हमारे पास सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं और इसी पर बेस इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, कोई पीरियोडिक टेबल में खाली जगह नहीं छोड़ी। और इस तरह न्यूलैंड के भी पीरियोडिक टेबल कहाँ तक लागू हुई, सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुई और फिर उसके बाद में फेल हो गई। क्या हो गई, फेल। इसके बाद में बड़े अच्छे साइंटिस्ट आए जिन्होंने आवर्त सारणी दी। और यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आवर्त सारणी, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। दो क्वेश्चन उठते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आवर्त और वर्ग के बारे में समझाया। इन्होंने बोला ये वर्ग होते हैं और इस साइड आवर्त होते हैं। इनकी पीरियोडिक टेबल किस पर बेस थी, परमाणु भार पर। किस पर बेस थी, परमाणु भार पर। इनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स यानी कि 7 आवर्त 9 कॉलम यानी कि 9 वर्ग थे। ठीक है, इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखकर बनाया और इनसे माइनर सी गलती हुई जो आगे जाके हेनरी मोज़ले सही करता है और एक नई पीरियोडिक टेबल बनाता है जिसे बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाई और सबसे पहले उन्होंने दो चीज़ें समझाई, वर्ग और आवर्त। फिर उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल परमाणु भार के अकॉर्डिंग सेट की। किसके अकॉर्डिंग, परमाणु भार के अकॉर्डिंग सेट की। और इसके बाद में इन्होंने 7 पीरियड 9 कॉलम बनाए और इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट को अरेंज किया। कितने एलिमेंट को, 63 एलिमेंट को अरेंज किया। 63 एलिमेंट को अरेंज किया। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। अब बात आती है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की खास वजह क्या थी और कमियां क्या थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी खास वजह थी कि वो अपनी आवर्त सारणी में खाली जगह छोड़ते हैं और एक नतीजे पर यह कंक्लूजन देते हैं कि मैंने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी खाली जगह छोड़ी हैं और मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है कि मुझे पता है कि भविष्य में और बहुत सारे एलिमेंट खोजे जाएंगे तथा इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी खास वजह थी। अब इनकी कमियों की बात करते हैं तो ये समस्थानिक के बारे में नहीं बता पाए थे, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए थे, यानी कि 1h2 1h3 इन सब के बारे में नहीं बता पाए थे। दूसरा, ये हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। यह हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन आपको भी पता है एक अजीब सा बिहेवियर रखता है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया और एक हैलोजन ग्रुप के साथ रख दिया। एक कहाँ रख दिया, हैलोजन ग्रुप के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन को इन्होंने दो जगह रख दिया
तो सबसे बड़ी खास बात ये हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए थे, समस्थानिकों को के बारे में नहीं बता पाए थे, और कुछ एलिमेंट को इन्होंने पीरियोडिक टेबल किस पे बनाई थी, परमाणु भार पे बनाई थी। और इनमें भी इनसे गलती हो गई कि इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के परमाणु भार के अकॉर्डिंग एक दो एलिमेंट सेट नहीं किए थे। परमाणु भार के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट सेट सही नहीं किया था जिसका नाम था आयोडीन। इन्होंने आयोडीन को उचित परमाणु भार के हिसाब से सही नहीं लगा पाए थे अपने पीरियोडिक टेबल में। तो इनकी पीरियोडिक टेबल की ये खास कमियां थी और ये खास वजह थी, और ये सारी पीरियोडिक टेबल थी। अब मेरी तरह कोई डेढ़ छाना था। अब मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नाम की एक थाली बनाकर रख दे दी। अब बस छांटना ये था कि किस में क्या डालना है, किस में क्या डालना है। यानी कि आपको रोटी बनाकर दे दी जाए और आपको थाली में बस 4-5 पोर्शन बने हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें पनीर डालना है, इसमें दही डालना, और एक सुंदर सी थाली बनाकर देनी है। ये सुंदर सी थाली बनानी थी बस। और ये सुंदर सी थाली किसने बनाई, 1918 में हेनरी मोजेले ने बनाई। और इसी पीरियोडिक टेबल यानी कि इसी सुंदर सी थाली को सजाने के बाद हेनरी मोजेले को बोला आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। और यहाँ से 2 क्वेश्चन उठते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पर सही आंसर होता है मेंडलीफ। कौन होता है वहाँ पर सही आंसर, मेंडलीफ। और एक क्वेश्चन ये उठता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वहाँ पर सही आंसर उठता है हमारे हेनरी मोजेले साहब, हमारे हेनरी मोजेले साहब। तो अभी अपने आगे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजेले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, हेनरी मोजेले ने। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी किस पर बेस की, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक पर, परमाणु क्रमांक पर। इन्होंने 7 पीरियड्स और 18 कॉलम बनाए, यानी कि 7 आवर्त और 18 वर्ग बनाए। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए। कौन कौन से ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बनाए। क्या नाम है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और जो भी कहीं ऑफलाइन पढ़ रहा है, वो यहाँ से अब मैं एक चीज़ पूछूंगा, जाकर अपने टीचर से पूछ लेना। मैक्सिमम टीचर को नहीं पता होगा, मैक्सिमम टीचर को नहीं पता होगा, 110% बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टीचर को नहीं पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हेनरी मोजेले ने 4 ब्लॉक बनाए, एस, पी, डी, एफ। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये रफ कर रहा हूँ मैं, किसी को लिखता तो कौन नहीं आजकल, मैं रफ ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। काफ़ी टीचर्स मतलब ध्यान नहीं देते, आने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें आता नहीं है, उन्हें आजकल इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। एस ब्लॉक में एस का क्या अर्थ है, एस ब्लॉक में अल्फ़ाबेट एस का क्या अर्थ है, एस ब्लॉक में पी ब्लॉक में अल्फ़ाबेट पी का क्या अर्थ है, डी ब्लॉक में अल्फ़ाबेट डी का क्या अर्थ है, एफ ब्लॉक में अल्फ़ाबेट एफ का क्या अर्थ है। तो एस ब्लॉक में एस अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है शार्प, और पी ब्लॉक में प्रिंसिपल, क्या, प्रिंसिपल, और डी ब्लॉक में डिफ्यूज़न, और एफ ब्लॉक में फंडामेंटल। 4 ब्लॉक बनाए थे और
इन ब्लॉक में इन नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने एलिमेंट रखे थे। एस ब्लॉक में एस अल्फ़ाबेट का अर्थ है शार्प, पी ब्लॉक में अल्फ़ाबेट पी का अर्थ है प्रिंसिपल, डी ब्लॉक में अल्फ़ाबेट डी का अर्थ है डिफ्यूज़न, एफ ब्लॉक में अल्फ़ाबेट एफ का अर्थ है फंडामेंटल। क्या है? फंडामेंटल। तो अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि ये एक पीरियोडिक टेबल थी जो किसने बनाई? हेनरी मोजेले साहब ने बनाई, और 4 ब्लॉक बनाए एस पी डी एफ। ठीक है, सबसे पहले एस ब्लॉक को देखते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक को देखते हैं कि एस ब्लॉक होता क्या है, फिर अपने देखेंगे पी ब्लॉक क्या होता है, फिर देखेंगे डी ब्लॉक क्या होता है, फिर देखेंगे एफ ब्लॉक क्या होता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हेनरी मोजले और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक बड़ा अंतर क्या था। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर बेस थी, और जबकि हेनरी मोजेले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर बेस थी। किस पर थी? एटॉमिक नंबर पर बेस थी। ये मेजर डिफरेंस है दोनों की पीरियोडिक टेबल का, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा हेनरी मोजेले की आवर्त सारणी में अंतर है परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक का, परमाणु भार तथा द्रव्यमान क्रमांक का, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान क्रमांक का, समस्थानिक तथा संभारिक का। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो कोई ना, अपनों ने तो देख लिया, अब तो शायद ही नंबर आपका कटे, ऐसे नहीं कटेगा। अब पढ़ते हैं अपने एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। सभी +2 पास करके आए हैं, 10th पास करके आए हैं, सबको पता होगा एस ब्लॉक होता क्या है। एस ब्लॉक वे सारे तत्व, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में डालते हैं, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरते हैं, एस उपकोष में भरते हैं, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक में एस का अर्थ होता है शार्प, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर होता है एस ब्लॉक, यहाँ पर, और जब अपने यहाँ पर ऐसे चलते हैं तो एस ब्लॉक में कितने कॉलम बने हुए हैं? 2 कॉलम बने हुए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। कितने कॉलम बने हुए हैं? 2 कॉलम बने हुए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के धातुओं को बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, और वर्ग 2 की धातुओं को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की धातुओं का अपवाद है। इन दोनों का एक्सेप्शंस केस है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटलिक है, यानी कि एक अधातु की तरह अपना बिहेवियर रखती है। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप को क्षार धातु, दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु। इन दोनों का एक्सेप्शंस क्या है? हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में एसएससी से यही पूछा जाता है, मुझसे लिखवा लो, एसएससी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताओ, किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को नहीं आते। उन सब चक्रों में आप मत पढ़ो। आप ये देखो कि एसएससी क्या कुछ पूछ रही है, और ये सभी कुछ पूछ रही है एसएससी। इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है एसएससी। ठीक है, कभी एसएससी ने अपना उस हिसाब का एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो अपने उस हिसाब से भी पढ़ना शुरू करेंगे, डोंट वेरी। एस ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अल्फ़ाबेट पी का अर्थ क्या होता है? प्रिंसिपल। और पी ब्लॉक, पी ब्लॉक वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरते हैं, पी उपकोष में भरते हैं, उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है,
पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग के एलिमेंट है। यहाँ पर पी ब्लॉक पाया जाता है, ये एस है, ये पी है, ये सारा पी ब्लॉक है। यहाँ पे 13 से 18 तक के एलिमेंट हैं। वर्ग 13 के एलिमेंट को बोला जाता है बोरोन परिवार, बोरोन परिवार। वर्ग 14 के एलिमेंट को बोला जाता है कार्बन परिवार। वर्ग 15 के एलिमेंट को बोला जाता है नाइट्रोजन परिवार। वर्ग 16 के परिवार को बोला जाता है ऑक्सीजन या कैलोजन परिवार, ऑक्सीजन या कैलोजन परिवार। वर्ग 17 के एलिमेंट को बोला जाता है हैलोजन परिवार। क्या बोला जाता है? हैलोजन परिवार। वर्ग 18 के एलिमेंट को बोला जाता है अक्रिय गैसें यानी कि इनर्ट गैसें या जीरो ग्रुप यानी कि शून्य वर्ग। ठीक है, शून्य वर्ग। पी ब्लॉक में 13 वर्ग 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट है और इन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक समान होती है, इस वजह से फैमिलीज बनाई गई है। वर्ग 13 की फैमिली को क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। वर्ग 14 की फैमिली को क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। वर्ग 15 की फैमिली को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। वर्ग 16 की फैमिली को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली या कैलोजन फैमिली। वर्ग 17 की फैमिली को क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। वर्ग 18 की फैमिली को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें या शून्य ग्रुप। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, आवर्त सारणी में टोटल गैसीय एलिमेंट कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्व कितने हैं? तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछ लिया। हमारी पीरियोडिक टेबल में कुल एलिमेंट कितने हैं? 118 और उसमें से गैसीय कितने हैं? 11। गैसीय कितने हैं? 11, है ना। गैसीय कितने हैं? 11। अब पढ़ते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण धातु या ट्रांजिट एलिमेंट कहते हैं। संक्रमण धातु क्या होता है? व्हाट इज द संक्रमण धातु? आपने एक बीमारी सुनी है? संक्रामक बीमारियां हिंदी में बोलते हैं संक्रामक बीमारियां, यानी कि ऐसी बीमारियां जो इंसानों को खांसने और छींकने से और उनके मतलब इन सब वायु की मदद से फैलती है, उन सबको संक्रामक बीमारी बोलते हैं। यानी कि वो बहुत ही ईजिली फैल जाती है, आप उसे रोक नहीं सकते, बहुत ईजिली फैलती है। उसी तरह इस तरह के एलिमेंट संक्रमण धातु होते हैं। किस तरह के एलिमेंट? वे एलिमेंट जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देते हैं। इन संक्रमण धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अंतिम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अंतिम कोश है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक एटम से बाहर जाने के लिए कुछ मापदंड होते हैं। उसकी आयनन विभव होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पर डी ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। डी ब्लॉक तो चाहता है कोई भाई आए मुझसे एलिमेंट मांगे, मैं उसे दे दूं। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है?
संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिट एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीन क्या एक्सेप्शंस हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दान नहीं करते। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दान नहीं देती। क्वेश्चन ये आएगा कि संक्रमण धातु का एक्सेप्शन यानी कि संक्रमण धातु के अपवाद कौन कौन है? आपको याद होगा तो कर लोगे, मैंने तो पढ़ा है आपको। तीन अपवाद हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसके बाद में आता है डी ब्लॉक। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर। ये सारा डी ब्लॉक है। अब एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अपने एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में भरते हैं। एफ उपकोश में भरते हैं, उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में दो श्रेणी है, लेथेनाइड और एक्टेनाइड। इनकी खास बात होती है, इनके गलनांक उच्च होते हैं, उच्च गलनांक। और ये एलिमेंट, ये तत्व रेडियोधर्मी व्यवहार रखते हैं। रेडियोधर्मी व्यवहार रखते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक की बात करें तो वे तत्व जो अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में डालते हैं उसे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट में दो श्रेणी है, कौन कौन सी? सर, लेथेनॉइड और एक्टिनॉइड। सर इनकी खास बात क्या है? इनके एलिमेंट रेडियोधर्मी व्यवहार रखते हैं। और सर खास बात इनकी एक और है कि इनके गलनांक उच्च होते हैं। बस ये पीरियोडिक टेबल थी। कल हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। चलो, जो आज मैंने पढ़ाया वो उसकी मैं समरी दे देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको भी याद रहेंगे, मेरे को भी याद रहेंगे। मेरे को तो याद रहेंगे, तुम जैसे स्टूडेंट होते हैं तुम यार, तुम है ना सपोर्ट नहीं कर रहे हकीकत में। मुझे पता है आजकल डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, ठीक है। मैं कुछ तरह की वीडियो क्वालिटीज़ आपको नहीं दे पा रहा, आई नो, बट कंटेंट की क्वालिटी में 0% टॉलरेंस है। कंटेंट आपको सभी कोचिंग से अच्छा मिलेगा। ना मिले उस दिन आप कमेंट में जो आपका मन है वो लिख देना। यानी कि आपके मन में अगर आज ये है कि सर एफ ब्लॉक एलिमेंट तो आपने पढ़ाया था और एसएससी के प्रीवियस में सर ये क्वेश्चन आया आपने नहीं पढ़ाया, मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सारा कंटेंट दूँ जो PYQ में आया है। और मैं आपको जैसे अपना एटॉमिक बिहेवियर और एंड पीरियोडिक टेबल ख़त्म होगा, अभी 3 दिन का पोर्शन और है, कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जैसे आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, फिर मेटलिक और नॉन मेटलिक के कुछ हैं, फिर कार्बन से बस। उसके बाद में क्या है, इस चैप्टर का PYQ कराऊंगा मैं आपको। और मेरा PYQ कराया हुआ आप देख लेना, टेक्स्ट बुक पर भी होगा और टेस्ट रैंकिंग पर भी होगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, देखो शर्माने की कोई बात नहीं, मुझे पता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। बच्चा 2 ही चीज़ें पढ़ रहा है, गगन सर अपने मैथ के एक टीचर हैं, उनकी बनाई हुई टेस्ट रैंकिंग पढ़ रहा है और टेक्स्ट बुक लगा रहा है। अब मुझे तो ये है ना कि जो बच्चे कर रहे हैं मैं वही करवा दूँ। बाकी जितने भी अच्छे टीचर हैं, वह सभी अच्छे हैं नो डाउट, जितने भी मतलब A1 टीचर हैं, जो लेक्चरर हैं, वो कभी भी आपको ऐसी सलाह नहीं देते। वो क्या सलाह देते हैं, आप बुक्स पढ़ो। सारी बुक्स PYQ है, सारी बुक्स PYQ है। चलो कोई ना, ये अपने मुद्दे से भटक गए थे। पहला क्वेश्चन
हेनरी मोज़ले के आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट थे? 118। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट थे? 63। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी? परमाणु भार पर। हेनरी मोज़ले की आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर पर। ठीक है। न्यूलैंड द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी कहाँ तक लागू हुई थी? कहाँ तक लागू हुई थी? सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुई थी। उसके बाद में एस ब्लॉक, वो मैंने बता ही दिया। एस ब्लॉक में एस का अर्थ होता है शार्प, पी का अर्थ होता है प्रिंसिपल, डी का अर्थ होता है डिफ्यूजन, एफ का अर्थ होता है फंडामेंटल्स। ये मैंने आपको करा दिया। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि एस ब्लॉक के वर्ग 1 और वर्ग 2 की अपवाद है हाइड्रोजन। पी ब्लॉक में फैमिलीज करवाई है मैंने आपको। वर्ग 13 बोरोन फैमिली, वर्ग 14 कार्बन फैमिली, वर्ग 15 नाइट्रोजन फैमिली, वर्ग 16 ऑक्सीजन फैमिली कैलोजन फैमिली, वर्ग 17 हैलोजन फैमिली, वर्ग 18 इनर्ट गैस हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण धातु बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस जिंक, कैडमियम, मरकरी। सारांश ये है। उससे पहले मैंने क्या करवाया था? समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। 1H2 को D2O बोलते हैं, यानी कि भारी जल बोलते हैं। D2O की खोज किसने की थी? यूरे तथा वोशबर्न ने की थी। सब इजी है दोस्त, बस पढ़ना। आज के वीडियो में इतना ही है। कल फिर अपने मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ ही। आज के लिए इतना ही। पढ़ो और फोकस बनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।